एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। पिछले वीडियो में हमने बड़े भाई साहब की कहानी शुरू कर दी थी और उसका एक पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जो आपकी पुस्तक में 2 नंबर करके लिखा हुआ है। पैराग्राफ शुरू होता है वहां से, सालाना इम्तिहान हुआ, यहाँ से। तो बड़े भाई साहब और लेखक के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सालाना इम्तिहान हुआ यानी कि 1 वर्ष के उपरांत जो परीक्षा हुई उसमें बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब फेल हो गए, लेकिन जो लेखक प्रेमचंद जी थे वह अव्वल दर्जे में यानी कि फर्स्ट श्रेणी में पास हुए थे। और अब लेखक के बीच में और उनके भाई साहब के बीच में केवल 2 ही साल का अंतर रह गया था। अब उस समय लेखक के मन में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हैं। उनके जी में ऐसा आया कि मैं भाई साहब को आड़े हाथे ले लूं, यानी कि जो मुझे कहना है वह सब मैं भाई साहब को सुना दूं। लेकिन आप वो भाई साहब को ऐसा कहना चाहते थे कि आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मैं मजे से खेलता रहा, आनंद में रहा और प्रसन्नता से रहा, लेकिन फिर भी मैं खेलने के बाद भी मैं क्या हुआ हूँ? अव्वल दर्जे में पास हुआ हूँ। लेकिन वह इतने उदास और दुखी थे कि उनकी उदासी मुझसे देखी नहीं गई और मेरे अंदर, मेरे यानी लेखक के अंदर अपने भाई साहब के प्रति दिली हमदर्दी हुई। इतने में उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था वह लेखक को अपने आप में लज्जाजनक लगा, यानी कि उन्हें अपने आप में शर्म महसूस हुई कि मैं अपने बड़े भाई साहब को किस तरह से लज्जित कर सकता हूँ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान भी हुआ था और आत्मसम्मान भी मेरा बढ़ने लगा था, क्योंकि मैंने अपने भाई साहब के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन भाई साहब का जो वह रोब था, वह गुस्सा था, वह सब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से वह जाने लगा था। मैं आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा था और उस समय मेरा दिल जो था वो बहुत मजबूत हो गया था कि मैंने तो बिना पढ़े भी या पढ़ाई के कम समय में भी मैंने अच्छे नंबर को प्राप्त कर लिया है। अगर उन्होंने अब फिर से मेरी फजीयत की तो मैं साफ साफ उनसे कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया हूँ। मतलब लेखक के अंदर जो था वह अपने बड़े भाई साहब के प्रति दुर्विचार आने लगे थे, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही आए थे और ये सब लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उनकी रंग ढंग को देखकर महसूस कर चुके थे। और अब जो भाई साहब का आतंक था वह लेखक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहा था। इस बात को उनके भाई साहब ने भी क्या था, भाप लिया था, यानी समझ लिया था, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह बहुत जल्दी इस बात को समझ लेते थे। एक दिन जब मैं भोर से सारा समय शाम तक गुल्ली डंडे की उसमें बिताकर आया, गुल्ली डंडे खेल कर आया, तो भोजन के समय जैसे ही लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खेल दी, यानी कि भाई साहब ने मेरे ऊपर बहुत सारे बाण छोड़े, यानी कि वे मुझे डांटने डपटने लगे और इस तरह से मुझे बोलने लगे कि मेरे ऊपर वे टूट पड़े। और मैं देखता हूँ कि तुम इस साल तो पास हो गए, भाई साहब ने कहा मुझसे कि तुम इस साल तो पास हो गए, लेकिन अब देखता हूँ कि अगले साल तुम कैसे पास होगे। इस साल पास हो गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हारे अंदर घमंड उत्पन्न हो गया है। अरे भाईजान, घमंड तो अच्छे अच्छे लोगों का नहीं रहा है, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल भी तुमने पढ़ा होगा, तुमने रावण को भी देखा होगा, घमंड तो उसका भी नहीं दिखा, उसके चरित्र को भी तुमने, उसके चरित्र से तुमने फिर कौन सा उपदेश लिया। इस तरह से भाई साहब उसको, लेखक को बहुत तरह तरह के उपदेश देने लगे। ले भाई साहब जो थे वो कहने लगे कि पढ़ने में क्या है, पढ़ तो सभी लेते हैं, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असली चीज तो बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो, उसका अर्थ समझो, उसे अच्छा है तो जीवन में उतारने का प्रयास करो और यदि वह बुरा है तो उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दो, तो यह होगा आपकी बुद्धि का विकास। रावण तो पूरे भूमंडल का स्वामी था और चक्रवर्ती राजा उसे कहते थे। आजकल तो अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे और अपना शासन स्वतंत्रता
कुशलता से चलाते थे। रावण भी चक्रवर्ती राजा था और संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। कर यानी टैक्स, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी रावण के पास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? उसके घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। उसका कुछ भी नहीं बचा, उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा। यानी कि अंत तो उसका ऐसा हुआ कि मरने के बाद उसको कोई चुल्लू भर पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। शैतान का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसे भी एक बार घमंड हुआ था, यानी कि उसे भी वह ऐसा मानता था कि ईश्वर का मुझसे बड़ा कोई और भक्त है ही नहीं। ऐसा उसे घमंड हो गया था। अंत उसका हुआ क्या? वह स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहेरों को भी तुमने देखा ही होगा, शाहेरों को भी तुमने देखा ही होगा कि उसे भी अपने आप पर घमंड हो गया था और अंत उसका क्या हुआ? वह भीख मांग मांग कर ही मर गया। फिर तुम तो एक ही दर्जे में अव्वल आए हो कि तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम पढ़ चुके भैया, तब तो तुम पढ़ चुके। तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम जो अव्वल आए हो वह तुम अपनी मेहनत से नहीं आए हो, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी है। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को कोई बहुत अच्छी वस्तु मिल जाना। तो बटेर भी क्या है? एक ही बार लगती है हाथ में, बार बार नहीं लगती। यह बात तो वही हुई कि गुल्ली डंडे के खेल में भी अंधाधुंध निशाना पड़ जाता है, यानी कि कोई ना कोई निशाना पड़ जाता है। बार बार तो वह चोट वह निशाना नहीं पड़ सकता। तो मैं तुम्हें इतने उदाहरण दे देकर समझा रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें कोई बात समझ में आ जाए। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब कह रहे हैं। मेरे फेल होने पर तुम मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीने आ जाएंगे, यानी कि तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाओगे, यानी कठिन परिश्रम करोगे। लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। और इंग्लिश नाम का इतिहास तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविक पढ़ाई क्या होती है। बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। और यह उनके नाम याद रखना कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। 8-8 हेनरी गुजर गए हैं और कौन सा कांड किसने किया यह भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो कि आसान चीज नहीं है। हेनरी 7 की जगह तुमने 8 लिख दिया तो समझो तुम्हारे नंबर गए। फिर सिफर मिलेगा, बस सिफर। किसी ख्याल में रख, किस ख्याल में बैठे हो? आंधी रोग हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। एक ही नाम के पीछे दियम पंचुम लगाते चले गए, स्वयं लगाते चले गए, और मुझसे पूछे तो मैं उन्हें एक एक इतिहास बता दूंगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से उसे पढ़ लिया है। और जब ज्योमेट्री तो मस्त मानो ऐसा है कि खुदा की पनाह है, खुदा की पनाह। अब की जगह अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इनसे पूछो कि किस तरह से आखिर में अबज और अजब का में फर्क ही क्या है? इधर से उधर लिख दिया या इधर से उधर लिख दिया, बात तो वही कही जा रही है। लेकिन कोई इनसे पूछो कि यह किस तरह समझना चाहते हैं, बात वही है। फिर भी क्यों छात्रों को फोन जलाते रहते हैं? दाल भात रोटी खाइए या भात दाल रोटी खाइए, फिर भी बात का अर्थ तो मतलब वही है। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि विद्यार्थी जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो बात कह दी गई है, वो पत्थर की लकीरें और वैसा ही लिख दिया जाए। खैर छोड़ो, इन बेसिर की बातों में पढ़ने से अब क्या फायदा हो सकता है? तुम अपना पढ़ाई करो और अच्छे मेहनत से पास करने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी मैं फिर एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा, आधा ही रह जाएगा मेरी बात से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सारी खुरापात करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, और निबंध होना चाहिए 4-5 पेज का, यानी कि उसे बहुत लंबा चौड़ा आपको लिखना है। यह हमको निबंध के लिए कह दिया। आप कौन नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी चीज नहीं होती है? सभी जानते हैं कि समय की पाबंदी क्या होती है। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है, उसमें कई गुण और कई विशेषताएं होती है। आपके सभी काम समय पे होने लगते हैं और समय की पाबंदी से कारोबार में उन्नति होती है। काम आप समय पर कर सकते हैं, हर काम आपकी जो दिनचर्या है वह सब बदल जाती है और
और बिल्कुल समय पर आ जाती है। समय के गुणों को सभी को जानते हैं, फिर भी नहीं साहब आप तो 4 पन्नों का निबंध समय की पाबंदी पर लिखिए, अब कॉपी पेन लेकर के उसके नाम को आप बैठकर रोइए। इस तरह का लेखक बार बार इस चीज को बता रहे हैं, यानी कि उनके बड़े भाई साहब उनके साथ जो गुजरी है उसका उनके सामने वर्णन कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अनर्थ तो तब होता है कि आपको कह दिया गया समय की पाबंदी पर निबंध लिखिए संक्षेप में, आप संक्षेप में लिखने को बोल रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि निबंध जो है वह 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें इस बात में बिल्कुल अनर्थ होता है या नहीं होता है कि एक तरफ आप संक्षेप में कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं आप 4 पेज में लिखिए, आप कितना भी लिख लो उसके लिए कोई कम नहीं होता है। समय तो एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा विषय वस्तु है कि उस पर आप जितना लिखोगे उतना ही कम है। तो मेरे दर्जे में आओगे लाला तब ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा आटे दाल का भाव क्या है, आटे दाल का भाव मालूम तुम्हें पड़ जाएगा, तब तुम्हें मुसीबतों से सामना कैसे करते हैं इस बात का तुम्हें जरूर पता लगेगा। इस दर्जे में आ गए हो, अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं, तुम्हें अपने आप पर घमंड हो गया है। मेरा कहना मानो चाहे मैं लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन संसार का अनुभव मुझे तुमसे ज्यादा है। मैं इस संसार में अपने जीवन को बहुत ज्यादा मैंने व्यतीत किया है, इसलिए इस संसार का अनुभव मेरे अंदर बहुत ज्यादा है और अनुभव ही वह शिक्षा है जिसके द्वारा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूँ उसे तुम गिरिह बांध लो, यानी कि गांठ बांध लो, उसे अच्छे से याद रख लो, नहीं तो तुम बाद में पछताओगे। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं। अब लेखक के अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती है तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्कूल का समय हो गया था, अब लेखक मन में जो विचार उनके आ रहे थे उस बात को लेखक बता रहे हैं कि स्कूल का समय हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये भाई साहब की जो उपदेश माला है वह समाप्ति नहीं होती, पता नहीं कब समाप्त होती, ये तो चलती ही रहती। आज तो भोजन भी बड़ा निस्वाद सा लग रहा था, भोजन करने में भी मजा नहीं आ रहा था। जब पास होने पर भी बड़े भाई साहब के द्वारा मेरा इतना तिरस्कार हो रहा है, इतनी बड़ी उपदेश माला मुझे सुनने को मिल रही है, तो फेल हो जाता तो शायद मेरे प्राण ही निकाल लिए जाते। इतने तिरस्कार पर भी लेखक की अपनी पुस्तकों के प्रति वही जो उनकी जो अरुचि थी पुस्तकों के प्रति वो जो की त्यों ही बनी रही थी। उनका खेल कूद में ही उनका जो मन था, उनका जो ध्यान था खेल कूद में ही लगा रहता था। खेल कूद का कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा था। वे इतना सुनने के बाद भी वो खेल कूद के अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे। वो बस इतनी ही पढ़ाई करते थे जितने में उनका टास्क पूरा हो जाता था, जितनी उनको जरूरत होती थी उतना ही वो पढ़ते थे और उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। उनका मानना था कि मैं जितना पढ़ूंगा उतना ही पढ़ूंगा और मैं इतना पढ़ूंगा कि वह दर्जे वाली जो बातें वह उसमें मुझे जलील ना होना पड़े और मेरा जो मैंने आज तक मेरा जो छवि मैंने बनाई है परिवार के सामने, लोगों के सामने, मेरा वह पूरा बना रहे। वो किसी प्रकार का अपना अपमान नहीं सहना चाहते थे और अपने ऊपर जो उनका विश्वास हो गया था भाई साहब का और स्वयं का जो विश्वास हो गया था वे उसे लुप्त होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए लेखक बस उतना ही पढ़ते थे जितना उनको जरूरत होती थी और अवसर मिलते ही वह खेलने का भी काम पूरा करते थे, यानी कि खेलने वाला अवसर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब जो हमारी आधी संधि और बची है, एक पार्ट और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।